नहीं। आगे आवाज आ गई वापस। देखिए स्पेशल केसेस में आप सोचो कि अगर फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो, फाइनल इमेज बन रही हो डी पर, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, तो क्या कहेंगे इसको, कौन सा विजन कहते हैं? रिलैक्स विजन। तो आपके पास जो फॉर्मूला, ये जो आईआईसी से सब हो जाएगा, जो ये फॉर्मूला था m इक्वल टू डी इंटू 1/v प्लस 1/f, यानी कि v की जगह आप रख दो इन्फिनिटी, यानी m कितना हो गया, तो मैंने इसको m इन्फिनिटी लिख दिया। ठीक है, कितना हो गया मैग्नीफाइंग पावर, d/f। अगर फाइनल इमेज कहाँ बनी है, इन्फिनिटी। जैसे कहते हैं रिलैक्स्ड विजन, या फिर कह देंगे कि पैरेलल रेज जा रही है, फाइनल जो रेज है वो पैरेलल है। अगर ये कह दिया फाइनल रेज पैरेलल है तो इसका मतलब कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पे। और अगर फाइनल इमेज बन जाए कहाँ पे, नियर पॉइंट पे, तो आई ध्यान करो सबसे ज्यादा स्ट्रेन कब होता है उस पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन। तो ये स्ट्रेन्ड विजन हो गया एक तरह से देखा जाए तो, स्ट्रेन्ड विजन। तो अब ऐसी कंडीशन में आप v की जगह क्या रख दोगे, d रख दोगे ना। 25। तो इसका मतलब m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा 1 प्लस d बाय f। तो इसको मैं कह देता हूं md। ठीक है, तो ये जो m इन्फिनिटी है वो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है, और md क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है। ठीक है, अब जैसे अगर अपने को md और m इन्फिनिटी का रेशियो, क्या रेशियो आ जाएगा, md क्या था 1 प्लस डी बाय और ये क्या था d बाय, डी बाय यानी md अपॉन m इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, f प्लस g अपॉन d, n प्लस f बाय d। ये आ जाएगा। और अगर हम md और m इन्फिनिटी का डिफरेंस लिखें तो ये डिफरेंस आ रहा है 1। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर जो मिल सकती है वो कितनी है, 1 प्लस डी बाई एफ। इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर जो बढ़ाई जा सकती है बाय टेकिंग लेंस ऑफ मोर पावर। क्लियर आइडिया, m अगर आप f कम करोगे तो m क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल फैक्ट ये है कि अगर आप फोकल लेंथ कम करोगे तो कम करने के लिए आपको कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा। कर्वेचर बढ़ाने से क्या होता है, प्रैक्टिकली लेंस में डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो लेंस की फोकल लेंथ एक लिमिट से कम करना इमेज में क्या लाने लगता है, डिस्टॉर्शन, डिफेक्टेड इमेज बनने लगती है। ठीक है, कैसी इमेज बनने लगेगी, डिफेक्टेड इमेज बनने लगेगी। तो यानी एक लिमिट से फोकल लेंथ कम लेने का कोई फायदा नहीं। तो अब अगर हमें और बड़ी इमेज देखनी है तो फिर प्रैक्टिकली क्या करें, प्रैक्टिकली अगर उस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और बड़ा होता तो फिर क्या होता, और बड़ी इमेज बन जाती। तो अब हम यहाँ क्या सोचते हैं कि हम दो लेंस ले लेते हैं और एक लेंस से पहले बड़ी इमेज बना लेते हैं, फिर वो बड़ी इमेज दूसरे के लिए क्या काम करेगी, या सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगी। तो यहाँ पर हम दो लेंस ले लेते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो लेंस आई की तरफ वाला है उसका नाम आई लेंस रख देते हैं। आई लेंस, ये आई का लेंस नहीं है, ध्यान रखना, आई लेंस है, ठीक है। और ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या रोल हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस का? कि ये आई लेंस के लिए एक बड़ी इमेज बना देगा। इसके फोकल लेंथ को FO कह देंगे, इसकी फोकल लेंथ को, इसके फोकस को FE से दिखा देते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, एक छोटा ऑब्जेक्ट FO के पास रखते हैं, लेकिन अब की बार आप देख रहे हो किस तरफ रख रहे हैं? सोचो, उस तरफ क्यों रख रहे हैं? फोकस से पहले क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि फिर वो इमेज बड़ी तो बनेगी, लेकिन वो क्या हो जाएगी? वर्चुअल हो जाएगी। और वो वर्चुअल जो इमेज होगी, जो वर्चुअल इमेज होगी उसका वो और दूर बन जाएगी उल्टा। तो इसलिए हमें कैसी इमेज बनवानी है पहले लेंस से? पहले लेंस से रियल इमेज बनवाएंगे। रियल इमेज क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि रियल इमेज दूसरी साइड बन जाएगी, और दूसरी साइड बनेगी तभी वो आई लेंस के पास होगी ना। अगर वर्चुअल बनवाते तो फिर वो इमेज कहाँ होती और दूर हो जाती ना आई लेंस से। ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने इमेज बनवा ली इसकी, और ये बड़ी इमेज बन गई इसकी। और कोशिश करेंगे वो बड़ी इमेज ज्यादा से ज्यादा किसके पास बने? FE के ज्यादा से ज्यादा पास हो, राइट। तो हमने ये ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज यहाँ पर बनवा ली, और वो बड़ी इमेज जो बनी है वो कहला रही है, वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है। उसके लिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला आइडिया था अपना, अब ये इसकी और बड़ी इमेज बना देगा। ठीक है, ये इसकी और बड़ी इमेज बना देगा। मतलब कुल मिला के ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या काम हो गया? आई लेंस के लिए एक बड़ा ऑब्जेक्ट तैयार करना है ना। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप का काम कौन कर रहा है? ये आई लेंस वो काम करेगा जो कौन कर रहा था? सिंपल माइक्रोस्कोप कर रहा था। तो ये एक बड़ी इमेज बन गई। अब ये एंगल बीटा कहलाएगा, और अल्फा कहां से लाएंगे? अल्फा कहां से लाएंगे? मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है तो अल्फा चाहिए ना अपने को। तो अल्फा कहां से आएगा? ध्यान करो, पहले ही डिसाइड हो गया था अल्फा माइक्रो, जो मैंने शो बनाया था ना माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के लिए। अल्फा कौन सा एंगल है जब आप इंस्ट्रूमेंट के बिना देख रहे हैं? ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर फाइनली बड़ी इमेज बन जाएगी। अब ये बड़ी इमेज इन्वर्टेड है किसके रिलेटिव? AB वाले ऑब्जेक्ट के रिलेटिव। तो क्या रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? इन्वर्टेड है, लेकिन किसके रिलेटिव? रिलेटिव टू AB। आई भाई A' B' की इमेज है तो उसके रिलेटिव तो रिएक्ट ही है ना। तो वो जो आइडिया था कि जो A' B' है ये क्या इमेज है, ये रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इमेज फॉर्म्ड बाय, और कौन सी इमेज? रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एक्ट्स एज कैसा ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस। आई लेंस के लिए ये क्या काम कर रही है? रियल ऑब्जेक्ट।
तो वर्चुअल मैग्निफाइड इन्वर्टेड इमेज है किसकी? इन्वर्टेड किसकी है? वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज है किसकी इमेज है? ये इमेज ऑफ ए डैश बी डैश। देयरफॉर इरेक्ट है किसके रिलेटिव? ए डैश बी डैश। B dash. इन्वर्टेड है किसके रिलेटिव? AB. और अपने को जब भी आंसर देना है तो वो किसके रिलेटिव देना पड़ेगा? एक्चुअल Island. ए बी मतलब दैट इज ऑब्जेक्ट फॉर द सिस्टम। पूरे माइक्रोस्कोप के लिए है ना, सिस्टम के लिए जो ऑब्जेक्ट है। तो आंसर देते टाइम ये कंफ्यूज नहीं हो कि यार वर्चुअल इमेज तो इरेक्ट बनती थी, तो इन्वर्टेड का ये इरेक्ट है किसके रिलेटिव इरेक्ट है? ए डैश बी डैश के रिलेटिव इरेक्ट है। लेकिन आंसर देते वक्त अपने को इन्वर्टेड क्यों बोलना है? क्योंकि इन्वर्टेड है किसके रिलेटिव? AB. Actual object के. अब ये जो डिस्टेंस है ये हो गया वीई, और ये डिस्टेंस हो गया यूई। ई से मतलब क्लियर है ना, सब्सक्रिप्ट जो लगा रहे हैं, ये हो गया यू ई। अब अपने को बीटा चाहिए। तो बीटा कैसे आएगा? वही अभी जो निकाला था वही है, देख लो। तो ए डैश बी डैश का डिस्टेंस कितना है? यूई। या ए डबल डैश बी डबल डैश का डिस्टेंस ले लो तो क्या है? वीई। ठीक है ना? तो या तो ए डैश बी डैश अपॉन यूई ले लो, या ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन वी ले लो। यानी मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी? बीटा अपॉन अल्फा होती है तो कितनी हो जाएगी? 10 बीटा ए डैश बी डैश अपॉन यूई। और वो ध्यान है आपको, अल्फा कितना था? अल्फा कितना था? यस, अल्फा 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 10 अल्फा। अब ये ए डैश यानी ए डैश बी डैश क्या हो गया? इमेज साइज। और ए बी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट साइज। और ये इमेज साइज किसकी इमेज? जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई। और ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए था, इनटू डी अपॉन यूई। अब इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो? m इक्वल टू मैग्निफिकेशन किसका? स्मॉल एम। और डी अपॉन यू ध्यान है किसका फॉर्मूला था? माइक्रोस्कोप, जो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था। हाँ सर। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला कॉम्पैक्ट तरीके से याद करने का तरीका ये है। कैसे याद रख लो? एमओ इंटू एम ऑफ आई लेंस। अब आई लेंस के फॉर्मूला जो आपने याद किए थे वो यहां पर यूज कर लेंगे। अब m के फॉर्मूला ढेर सारे हैं ना अपने पास, तो ध्यान करो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला। एम ओ आई ओ अपॉन ओ ओ, वी ओ अपॉन यू ओ, एफ ओ अपॉन एफ ओ प्लस यू ओ, या फिर एफ माइनस वी अपॉन एफ। ये जो फॉर्मूला हमने सीखे थे वो यूज कर लेंगे। अब यू ओ तो माइनस में होता ही यहाँ पे, साइन अब रखने का झंझट ना रखें, तो ये बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया काम हो जाएगा। तो जब जब एमओ की जरूरत पड़े तो आप इन सबको यूज कर सकते हो। अब ये सारे इकट्ठे एक एक करके लिखोगे उसमें तो फिर बहुत सारे फॉर्मूला बन जाएंगे। तो बेटर है कि आप इस तरह से याद रख लें। और मैंने यू को माइनस रख दिया, मतलब साइन अब रखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। साइन इज नाउ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है।
और MEL की जगह क्या रख दोगे? जो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूला सीखे थे वो फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला ध्यान है D/U, फिर वो V के टर्म्स में। जैसे अभी नॉर्मली मैं एक फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्मॉल MO, एक माइनस साइन और लगा देते हैं जस्ट टू शो कि फाइनल इमेज कैसी है, इन्वर्टेड, बाकी कोई इसका यूज नहीं है, इनटू D इंटू 1/V प्लस 1/F। ध्यान आ रहा है? 1/U को क्या रखा था ये हमने इसके हाँ लिए सर। V plus F. वो तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें जो वहां पे रखा था वही रख दो बस। यहाँ पे क्या चरणों में इसके वो E लिख दो, बाकी ठीक है ना। अब इसमें स्पेशल केस ध्यान करो, अगर फाइनल इमेज कॉमन है, Least Infinite. distance of distinct vision. इफ VE इज D, यानी कौन सा विजन? स्ट्रेंड। LDDV. इससे तो MD आ जाएगा। MD वहां कितना आया था ध्यान है? MD. MD आया था 1 + D/FE आया था ना। D by FE. और अगर मान लीजिए फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनी, यानी कौन सा Infinity. विजन? Yeah, relaxed vision. रिलैक्स विजन। तो फिर वहां पर M इन्फिनिटी के केस में क्या आ जाएगा? वैसे ठीक है, तो मतलब कुछ कुल मिला के बस आपको सिर्फ वो ध्यान रखना है कि जो पहले था फॉर्मूला उसमें क्या चेंज और आ गया है, तो आप याद कर पाओगे। यानी अब इसमें अगर आप MD और M इन्फिनिटी का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? तो जो रेशियो पहले आया था ना, ध्यान करो, 1 + F/D आया था। 1 plus F by D. वही रेशियो यहाँ आ जाएगा, तो F की जगह क्या आ जाएगा? FE आ जाएगा, क्योंकि आई लेंस FE. सिंपल माइक्रोस्कोप वाला काम कर रहे हैं। और MD - M इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? वहां 1 आया था, यहाँ 1 नहीं आएगा, ध्यान करो, यहाँ MO आ जाएगा, D. मैग्निफिकेशन आ जाएगा ना ऑब्जेक्टिव का। और ध्यान करो ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है, और ये इन्फिनिटी वाली कौन सी है? Minimum magnification power. लेकिन इसमें उसमें बस फर्क क्या है, आई के स्ट्रेन होने का और रिलैक्स होने का। देखो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या है दिक्कत वहीं पर आती है जब फॉर्मूला याद नहीं है आपको, है ना। ट्यूब लेंथ वर्ड और यहाँ पे ऐड हो जाता है। ट्यूब लेंथ मतलब सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। तो इमेज कहाँ बनी थी, ध्यान करो, VO पे बनी थी, और उधर से कितना डिस्टेंस लिया था? UE। तो ट्यूब लेंथ कितनी हो गई? VO प्लस UE। और UE अगर आपको ध्यान हो, फॉर्मूला U का निकाला था पीछे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में, 1/U = 1/F प्लस 1/V लिखा था ना, वही यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ पर U की वैल्यू रख सकते हैं। तो दो केसेस यहाँ पर भी हो जाएंगे कि फाइनल इमेज का बनी, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनी तो फिर UE कितना हो जाएगा? FE। तो ट्यूब लेंथ को क्या लिख देंगे? और अगर फाइनल इमेज का बनी तो इस कंडीशन में UE जो आएगा वो जो फॉर्मूला बता रहा था मैं आपको, उससे ही आ जाएगा बस।
तो L इनफाइनाइट वाले के लिए VO प्लस E और D वाले के लिए VO प्लस। कौन ज्यादा होगा इसमें से? ट्यूब लेंथ सबसे ज्यादा कब होगी? जब मैग्नीफाइंग पावर सबसे कम है, उल्टा। कम इंफिनिटी पे जब रखा हो। बोलो। अब मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा से ज्यादा करने के लिए अपने को फोकल लेंथ कैसी लेनी चाहिए? कम से कम कम लेनी होगी। और दोनों की कम लेनी है कि एक की कम लेनी है? टू ऑब्टेन लार्ज मैग्नीफाइंग पावर, both FO and FE should be small, and out of these two, FO लेसर होना चाहिए किससे? FE से। FO कैसा होना चाहिए? FE से कम, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जितना पास रखेंगे उतना ही, ध्यान करो, ऑब्जेक्ट को हम FO से तो दूरी रखना पड़ेगा ना, तो हम FO को ही कम रख लें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये ध्यान रखना है कि ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर के लिए F और FE दोनों ही ज्यादा होने चाहिए। अपर्चर जो है, उल्टा बना दिया क्या? एक मिनट, अपर्चर उल्टा बना दिया माइक्रोस्कोप। अपर्चर ध्यान रखना है किसका कम रखना है? अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लेसर होना चाहिए किससे? अपर्चर ऑफ आई लेंस। अब ऐसा क्यों करते हैं? वैसे तो अपर्चर बड़ा लेना चाहिए था, टेलीस्कोप में बड़ा रखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर, ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा छोटा बना देना। क्यों हम इसको छोटा रखते होंगे? इसके पीछे का रीजन थोड़ा डिटेल में बात हम करेंगे अभी। वैसे तो बड़ा रखना चाहिए, बड़ा रखने से क्या फायदा होता है? बड़ा रखने से ज्यादा ज्यादा लाइट एंटर करती, राइट? लेकिन इसके बाद भी हम क्या कह रहे हैं, कैसा रखना है? छोटा रखना है। तो छोटा रखना क्यों चाह रहे होंगे? अभी हम एक पढ़ेंगे रिजॉल्विंग लिमिट या रिजॉल्विंग पावर, तो देखेंगे कि छोटा रखने से नुकसान है फिर भी वो नुकसान हम उठा लेते हैं। एक्चुअली लाइट ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है इसमें? ऑब्जेक्टिव लेंस के बहुत पास रखा है। तो हम यहाँ पर लाइट जो चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट से आ रही है वो तो एंटर करे, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट से एंटर ना करे, या कम से कम करे, या कट कर रहे हैं उस लाइट को, ये चाह रहे हैं। तो अपर्चर ऑब्जेक्टिव लेंस का कैसा लेना है? छोटा लेना है। इसमें लिख लेंगे this increases the contrast। कंट्रास्ट मतलब जैसे आप सोचो अंधेरे में माचिस की तीली जलाएं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट हो, भरी धूप में जला दें, तो माचिस की तीली इंटेंसिटी ऑफ लाइट कब ज्यादा प्रोड्यूस करेगी? यस सर एक बार और रिपीट करना अपने कुछ। एक बहुत डार्क रूम में माचिस की तीली जलाते हैं और एक भरी धूप में जलाएं, तो कब ज्यादा लाइट एमिट करेगी माचिस की तीली? अंधेरे में? डार्क रूम में।
ये लाइट तो सेम ही एमिट करेगी दोनों टाइम, लाइट तो सेम ही एमिट करेगी, लेकिन अपने को ज्यादा क्लियरली कब दिख जाएगी? दिखेगी डार्क में। तो यानी ये चीज कॉन्ट्रास्ट में आ गई ना। मतलब आप अगर माइक्रोस्कोप के आसपास जो सोर्सेज है वो ज्यादा ब्राइट हो तो फिर अपने को इमेज की ब्राइटनेस कम लग रही होगी, भले वो हो तो नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा, फिर आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे दोनों अलग सोर्सेज से ना। तो दिस इंक्रीजेस द कॉन्ट्रास्ट एज इट कट्स द लाइट फ्रॉम other sources which might be brighter than the source itself, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसका एक नुकसान होता है, taking a small aperture of objective lens decreases the resolving power। मतलब इसका नुकसान हुआ अपने को किस चीज का? रिजॉल्विंग पावर का। ये भी अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों की फोकल लेंथ कम लेनी है, और दोनों में से किसकी कम लेनी है? एफ और एफ ई में से एफ ओ कम लेना है। और अपर्चर किसका ज्यादा किसका कम? ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर लेते ज्यादा तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होती, फिर भी हमने क्या किया? इस बात को सेकेंडरी रखा, क्योंकि पहले दिखाई देना जरूरी है ना। अब पता लगा कि आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर रिजॉल्विंग लिमिट और सब की बातें कहाँ से होंगी ना। तो टेकिंग अ स्मॉल अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिक्रीजेस द रिजॉल्विंग लिमिट। लेकिन इसके बाद भी हम क्या कर रहे होते हैं? अपर्चर कैसा ले रहे हैं? छोटा ले रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो इस चीज का लॉस क्या है? अपर्चर छोटा लेने का लॉस, और बेनिफिट ये, ठीक है, क्लियर रह गई? लॉस कहां पर है? रिजॉल्विंग पावर में। और बेनिफिट कहां पर है? कि जो दूसरे सोर्स हैं वो हो सकता है वो ज्यादा ब्राइट हो, तो उसके चलते हमने प्रायोरिटी इस चीज को दी। हालांकि दोनों चीजों को कॉम्प्रोमाइज रखा जाता है, फिर ऐसा नहीं है ना। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस इसके लगाना शुरू कर देना, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड के। ठीक है, टेलीस्कोप के अभी साथ में नहीं ले रहे, मंडे को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर फॉर्मूला मिक्स होने लगते हैं। ठीक है ना, तो पहले इसके फॉर्मूला जो कंप्लीट कर लें, ये मैं भेज दे रहा हूँ PDF प्रिंट। ठीक है ना। यस सर।